हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो सीरीज या सेशन चला हुआ है मौलिक अधिकारों का, हमने भाग 4 में पढ़े मौलिक अधिकार कुछ, और कुछ हम पढ़ेंगे आज भाग 5 में। तो दोस्तों, आज हमारी लास्ट क्लास होगी मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार आज इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। जैसा आपने पिछली क्लास में जाना होगा कि मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे भाग 5 में। हमने पिछली क्लास में पढ़े थे आर्टिकल 18 तक, तो आज आर्टिकल 19 को हम पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, पहले इसमें 7 विषय थे। जो अब 6 हैं। तो भाई साहब बात यहां पर आती है, 7 थे 6 हैं, तो कौन सा हटा दिया गया? तो यहां भी संपत्ति का अधिकार था। यहां भी क्या था? संपत्ति का अधिकार। यहां भी संपत्ति का अधिकार था। अधिकार था जो संपत्ति का, वो कहां पे था? वो था हमारा एफ के अंदर। 19F को हम इसमें मान लेंगे कि 19F में था ये, क्योंकि 19 में हम पढ़ेंगे। अब आज हम 19 के पढ़ने जा रहे हैं। हम A, B, C, D, E, F हटा दिया, G। तो 19 के जो अब बचते हैं वो बचते हैं हमारे 6, और 6 हैं वो A, B, C, D, E और G करके, क्योंकि F को हटा दिया, क्योंकि F में क्या था? संपत्ति का अधिकार। कोई पूछे भाई 19F को कब हटाया था, तो आपको पता है संपत्ति के अधिकार को जब हटाया था, तो जब भी हटाया था वो 44वां संविधान संशोधन 1978। हम बात करें 19A की, तो इसमें क्या है? इसमें है दोस्तों बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार, या तो इसको हम बोलेंगे बोलने का अधिकार, या इसको बोलेंगे हम बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा ना बोले जिससे हमारे देश की वर्चस्व को या देश की जो हमारी नम्रता है उसको हानि पहुंचे। बी की मैं बात करूं तो बी में है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति कहीं भी सभा कर सकता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और इसमें अपवाद क्या होगा? बिना हथियारों के। कोई व्यक्ति कहीं भी सभा कर सकता है, लेकिन बिना हथियारों की सभा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो भाई साहब हथियार लेके आ गया और सभा करने बैठ गया, और मीटिंग में बीच में ही क्या कर दिया? एक बवाल खड़ा कर दिया उसने, तो वहां मोटी दिक्कत है। नेक्स्ट है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। और फिर आएगा डी। डी में हमारा क्या होगा? हम कहीं भी घूम सकते हैं भाई साहब, कहीं भी हम घूम सकते हैं। पहले क्या था भारत में? यदि कोई व्यक्ति घूमना चाहता था तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम सकता था, लेकिन एक एक्सेप्शन था, जम्मू कश्मीर। और अब उस एक्सेप्शन को भी वहां से रिजेक्ट कर दिया है। अब 19 उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि अब आर्टिकल 370 को वहां से डिलीट कर दिया है। तो वहां भी व्यक्ति जा सकते हैं, वहां शादी भी हो सकती है हमारी अब, और सारे काम हमारे वहां पे हो सकते हैं हमारे। तो ये है डी। और ई की मैं बात करूं, ई की, तो ई में क्या होगा हमारा? निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। और ए जी होगा हमारा, क्योंकि एफ को डिलीट कर दिया, व्यापार करने की स्वतंत्रता।
व्यापार में भी क्या होगा दोस्तों, व्यापार में भी कुछ एक्सेप्शन होंगे हमारे। व्यापार में कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो ऐसा व्यापार नहीं कर सकता जिससे, जैसे चरस, अफीम, शराब आदि को वो इलीगल तरीके से या स्मैक या स्मगलिंग करना चालू कर दे, वो सोने की या चांदी की, तो इस काम को भी वो नहीं कर सकता। इस काम को भी वो नहीं कर सकता। हाँ, व्यापार कर सकता है वो अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को ऐसा पूरा ना करें कि जिससे हमारे देश में, हमारे देश की क्षति हो, हानि हो। चरस, अफीम या शराब आदि का वो स्टार्टिंग करते उसको बेचने का, तो वहाँ पे भाई साहब मोटी दिक्कत है, वहाँ पे मोटी दिक्कत है। उस दिक्कत को समाप्त या सॉल्व करने के लिए यहाँ पे किसको देखना होगा हमें, आर्टिकल 19G को। आर्टिकल 19G होगा ये हमारा, और ये हमारे 19 की सीरीज पूरी हुई ABCDE और G। क्योंकि ऐप को यहाँ से डिलीट कर दिया है। ऐप को डिलीट करने का कारण आपको पता लग गया कि क्यों किया था, क्योंकि वो उसमें था संपत्ति का अधिकार। तो आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको याद करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा एक तरीका है। जैसे वो क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 19 में पहले कितने विषय थे, तो 7 थे, जो वर्तमान में 6 हैं। तो 6 में किसको हटा दिया, एक 19F को हटा दिया। 19F में किसका वर्णन था, तो 19F में वर्णन था संपत्ति का अधिकार का। तो वर्तमान में कौन से हैं, ABCDE और G। तो ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले व्यक्ति को क्या है, सबसे पहले व्यक्ति बोलता है, सबसे पहले व्यक्ति बोलता है। जब व्यक्ति बोलेगा तो लोगों की क्या होगी, लोगों की सभा इकट्ठी हो जाएगी। उसके एकमात्र बोलने से लोगों में भीड़ इकट्ठी होना स्टार्ट होगी। भीड़ यानी कि सभा होंगी, सभा होंगी तो लोगों की यूनियन बनेगी। सबसे पहले व्यक्ति बोलेगा, बोलने के बाद भीड़ इकट्ठी होगी यानी कि सभा, और सभा होने के बाद लोगों में एकजुटता पैदा होगी। एकजुटता का मतलब संगठन, और संघ बनाने की स्वतंत्रता। जब लोगों के संघ बनेंगे तो पूरे देश में वो घूमने की बात करेंगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। जब वो घूमेंगे तो उनको कहीं ना कहीं निवास भी करना होगा। जब वो व्यक्ति कहीं घूमेंगे, मान लो कहीं व्यक्ति घूमने जाएगा तो उसको होटल में रुकना पड़ेगा भाई। लेकिन ये यहाँ पे स्थायी निवास की बात भी है, यहाँ पे व्यक्ति स्थायी निवास भी कर सकता है। कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी व्यक्ति जगह या ज़मीन लेकर वहाँ पे रह सकता है। और जब व्यक्ति रहेगा तो वो अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई ना कोई व्यापार भी करेगा, कोई ना कोई काम करेगा। लेकिन काम ऐसा हो, व्यापार ऐसा हो जिसमें वो इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि इनमें एक्सेप्शन माना गया है। हाँ, यदि शराब की मैं बात करूँ, शराब या अफीम या चरस, यदि इनके ठेके गवर्नमेंट देती है, उन ठेकों को वो लेते हैं और उनके हिसाब से अपना व्यापार करते हैं, तो वो व्यापार लीगल माना जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि शराब, अफीम, चरस ये कहीं भी कोई बेच देता है, परचून की दुकानों पे ये चीज़ मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होता है एक इलीगल व्यापार, इलीगल व्यापार। तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसको हमने अच्छी तरह से जान लिया है। याद करने का तरीका है, कोई व्यक्ति सबसे पहले बोलेगा, फिर सभा करेगा, फिर संघ बनाएगा, फिर घूमेगा, निवास करेगा और व्यापार कर देगा। भाई क्या कर लेगा, व्यापार। तो 19 को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। बीच में होगा अपराधों के लिए, अपराधों के लिए तो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हुआ हमारा 20। अब मैं 21 की बात करूं, आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 ए की मैं बात करूं तो 21 ए में होगा 6 से
14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। 21 भी जोड़ दिया गया है, लेकिन वो 21 ए के नाम से 21 में जोड़ा गया है, तो कहीं कहीं एग्जाम में 21 बी देखने को मिला, और वैसे है वो नॉर्मल पूछता है तो 21 वो होगा दोस्तों राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। तो 20-21 के बारे में पहले हम एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा मैं टोटल इनके बारे में। तो आर्टिकल होगा हमारा सीधा 22, बंदी के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 23 के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 बच्चों को बेचने व बेगारी पर रोक। आर्टिकल 24 हम पढ़ेंगे बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खानों व कारखानों में काम करने पर रोक, काम करने पर रोक। तो दोस्तों यहां तक हमारे हुए 24 आर्टिकल। तो 24 आर्टिकल के बारे में पहले जान लेते हैं हम कि इनके अंदर क्या क्या है। अनुच्छेद 20 इस बात को कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है नहीं किया कुछ नहीं पता, लेकिन मान लो जाने अनजाने में उससे अपराध हो गया, या उसको अपराध की कैटेगरी में रखा गया, या उसको अभी एक दायरे में रखा गया है कि शक के दायरे में, कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं और आप पर उन लोगों को शक है, तो भाई साहब उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो इसकी भी 3 पावर अपनी होती हैं, इसकी भी 3 पावर अपनी होती हैं। वो पावर है जो हमारी 3, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया गया है तो सारी चीज़ उसको बतानी होंगी, सारी चीज़ उसको बतानी होंगी अरेस्ट क्यों किया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को टच नहीं किया जाएगा, किसी भी क्राइम, चाहे उसने कैसा भी क्राइम किया हो, जब तक वो बंदा कोर्ट में पेश नहीं होगा तो पुलिस उसको टॉर्चर नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करें 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राणों की रक्षा करने का हमारा पूरा अधिकार है। प्राण का मतलब और दैहिक का मतलब हमारे शरीर है। प्राण का मतलब आप जानते हैं, जैसा कि जो लिविंग बॉडी है जिसमें सांस है वो है हमारे प्राण। तो व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, हमें जीने का पूरा अधिकार है। क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे मौलिक अधिकार रद्द होते हैं। अनुच्छेद 352 लगता है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो भी 21 रद्द नहीं होता, बाकी रद्द होते हैं। 20 रद्द नहीं होता, 21 रद्द नहीं होता, और एक कंडीशन है भाई साहब 19 भी रद्द नहीं होता। बाकी 19 2 में होता है, 1 में नहीं होता, क्योंकि देश में आपातकाल की घोषणा 3 कंडीशन में लगती है, तो उनमें से 1 में होता है, 2 में नहीं होता। 21 की मैं बात करूं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको शिक्षा देना कंपलसरी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को कहती है, जैसा आपने आगे भी पढ़ोगे इसके बारे में कि 86वां एक संशोधन हुआ था, 86वां 2003 में, तो उसके तहत 2002 में, उसके तहत ये क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया था। 21 में बात बता दूं मैं आपको, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी गोपनीयता को छिपाए रख सकता है या बनाए रख सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास बहुत से फेक कॉल आते होंगे, आपकी तरफ आते होंगे कि भैया क्या है, क्या मामला है। तो मामला ये है
कि वो हमसे OTP या पासवर्ड पूछते हैं, OTP या पासवर्ड पूछते हैं, हमारे ATM का नंबर पूछते हैं, तो ये हमें बताने की बिल्कुल किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक इन चीज़ों की कभी भी कोई डिमांड नहीं करता। आज की डेट में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, फेक कॉल आती हैं और फेक कॉल में पूछते हैं कि आपको कोरोना की दोनों वैक्सीन लगी हैं क्या? लगी है तो आप बोलोगे लगी हैं या नहीं लगी हैं। लगी हैं तो वो पूछेंगे कि आपके पास एक OTP आएगा और हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपको दोनों डोज लगी हैं। तो भाई जैसे ही आपके पास OTP आएगा और आपने वो OTP उन लोगों को बताया तो आपका पूरा बैलेंस अकाउंट से सपा होने का मतलब वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को क्या बना दिया, अब मौलिक अधिकार बना दिया कि इसको हमें किसी को बताने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 22 की मैं बात करूं तो ये बंदी है, बंदी, ये भाई साहब बंदी के संबंध में सेक्शन। बंदी का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे बंदी का मतलब कोई व्यक्ति जैसे मान लो अरेस्ट हुआ है, कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट होने के बाद उसको सुरक्षण वहाँ पे हमें देना होगा, अरेस्ट होने के बाद उसको सुरक्षण देना होगा। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? अब गवर्नमेंट की है, या जहाँ भी वो अरेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट में बात करूँ आर्टिकल 23 की, तो बच्चों को बेचने व बेगारी पर रोक, बच्चों को बेचने व बेगारी पर रोक। बच्चों को मान लो कोई सेल करता है तो ये भी क्या है, एक बहुत मोटी प्रॉब्लम है। आर्टिकल 23 इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को बेच नहीं सकता, ना ही उससे भीख वगैरह मंगवा सकता है, क्योंकि ये गलत काम है। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग 24 में कहता है बलाश्रम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसे किसी भी खान या कारखानों में काम करने पर निषेध है, रोक है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो 24 तक हमने पढ़े और आगे हम चलते हैं भाई साहब 24 के बाद हम पढ़ेंगे किसको, 25, 26 इंपोर्टेंट नहीं है, ना 27 ना 28, 29 और 30 के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 29, 30 और 32 ये 3 आर्टिकल हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 में क्या है, 29 में है आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक के वर्गों की रक्षा व सुरक्षा, सुरक्षा व संरक्षण, कुछ भी वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। और अनुच्छेद 30 की हम बात करें तो अल्पसंख्यक के शैक्षिक संस्थाओं का संरक्षण व वर्गीकरण। और आर्टिकल 32 इस बात को कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है भारत के अंदर, ऐसी माइनॉरिटीज कम्युनिटी कितनी है हमारी, 6 जो जातियां हैं, 6 जो धर्म हैं, जैसे जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, तो उनको माइनॉरिटी दी गई है। उनके वर्गों की रक्षा करना या सुरक्षा करना भारत का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति इनका संरक्षण या इनका हनन करता है तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अभी भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट उसको आर्टिकल 32 के तहत। और उसके जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका संरक्षण करना भी हमारा मौलिक अधिकार है, या उनका भी मौलिक अधिकार है, वो अपने उनको बचाए रख सकते हैं। आर्टिकल 32 भाई साहब सबसे इंपोर्टेंट है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय
आर्टिकल 226 के तहत। तो किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जाएगा आर्टिकल 226 के तहत। नोट में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, एग्जाम में बार बार वो पूछी गई है। यहाँ पे लिखा आता है मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भीमराव अंबेडकर ने क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और जो आर्टिकल 32 है और 226 है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए वर्णित है। संविधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत होती है तो सभी मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं। केवल आर्टिकल 20-21 बचते हैं। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, जब देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया हो, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, तो उस टाइम में क्या होता है, सभी मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं। केवल 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं जो हमने पढ़े थे अभी, वो कभी रद्द नहीं होते। एक कंडीशन में 19 भी रद्द नहीं होता, 2 कंडीशन में 19 भी रद्द हो जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से रद्द होते हैं, कौन से रद्द नहीं होते। आर्टिकल 32 तक हम पढ़ चुके हैं, 32 तक हम पढ़ चुके हैं। और कितना यहाँ पे बचता है? अभी 2 आर्टिकल भाई साहब और बचते हैं आपके, 2 आर्टिकल और बचते हैं आपके यहाँ पे। 32 के बाद 33-34 और एक 35 बचता है जिसका इतना अहम रोल नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि 32, 33, 34, 35 में क्या क्या वर्णित है। 33 में क्या लिखा है? 33 में लिखा है भाई साहब आर्मी लॉ। 33 में क्या लिखा है? आर्टिकल 33 में लिखा है आर्मी लॉ। 34 में लिखा है मार्शल लॉ। दोनों आर्टिकल डिफेंस के लिए हैं और आर्टिकल 35 में लिखा है मौलिक अधिकारों के लिए संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन, यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो वो किसके तहत होगा, कैसे कैसे होगा, उसमें वर्णित है आर्टिकल 35 में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए 5 रिट जारी करते हैं। 5 रिट जारी करते हैं। कौन कौन सी रिट होंगी? नंबर 1 होगी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण 2 होगी
परमादेश, प्रतिषेध। नंबर 4 होगी उत्प्रेषण। नंबर 5 होगी अधिकापेक्षा। ये दोस्तों हमारी 5 रिट हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। आर्टिकल वही होंगे हमारे, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। इन दोनों के तहत ये 5 रिट जारी दोनों कर सकते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकापेक्षा। ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इनके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ, क्योंकि इनके अंदर कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण कोई व्यक्ति लगा सकता है। परमादेश हम आदेश देते हैं, वी कमांड, सीनियर ऑफिसर जूनियर को लगाता है। प्रतिषेध डिस्ट्रिक्ट मामले हाई कोर्ट अपने पास बुलाता है। उत्प्रेषण हाई कोर्ट मामले सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाता है। अधिकापेक्षा कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसे उस काम को करने का अधिकार है या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेना अधिकापेक्षा कहलाता है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार थे, 2 पार्ट में क्लियर हो चुके हैं। हमने भाग 4 और 5 को इसमें पढ़ा है मौलिक अधिकारों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।